हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो? स्वागत है आपका हमारे एक बार फिर इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पार्ट 2 केमिस्ट्री, जिसका नाम है बिलियन, उसका नाम क्या है आपका? बिलियन के अंदर परासरण दाब का हम टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, परासरण दाब। ठीक है, परासरण दाब को इंग्लिश में ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। इससे पहले की वीडियो में मैं आपको परासरण दाब के केवल ओनली परासरण पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे आपको? परासरण। ठीक है, परासरण में कल मैंने आपको बताया था कि परासरण वह क्रिया है जिसमें जल या विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर प्रवाहित होते हैं। उस क्रिया को परासरण कहते हैं। ठीक है, वह क्रिया जिसमें जल या विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर प्रवाहित होते हैं, इस क्रिया को हम परासरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, परासरण की क्रिया का पौधों और जीवों के जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, पौधे परासरण की क्रिया के द्वारा ही भूमि से जल का अवशोषण करके पौधे के विभिन्न भाग जड़ से लेकर के तने पत्तियों तक ऊपर तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, तो परासरण की दो प्रकार का मैंने आपको बताया था। परासरण की जो क्रिया आपकी दो प्रकार की बताई थी, यानी परासरण आपका कितने प्रकार का होगा? देखिए, दो प्रकार का। ठीक है, परासरण आपका कितने प्रकार का बताया था मैंने? दो प्रकार का। देखो, पहले आपको बताया था मैंने अंतः परासरण और दूसरा बताया था मैंने बाह्य परासरण। तो देखिए बच्चों, होना परासरण की क्रिया ये है जब जल के अणु या विलायक के अणु किसी पदार्थ के या किसी वस्तु के भीतर प्रवेश करें अर्धपारगम झिल्ली में से होकर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की हो, तो उस क्रिया को मैं अंतः परासरण कहते हैं। हमने आपको उदाहरण बताया था कि किशमिश को जब पानी में डालते हैं तो वो फूल जाती है। ऐसा आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्या होता है जब किशमिश को पानी में डाला जाता है। तो जब किशमिश को पानी के अंदर डाला जाता है तो अंतः परासरण की क्रिया के कारण पानी किशमिश के भीतर प्रवेश कर जाता है और किशमिश का आकार कैसा हो जाता है? बड़ा हो जाता है, अर्थात वह फूल जाती है। ऐसा अंतः परासरण की क्रिया के कारण होता है। ठीक है, तो हमारा एग्जाम्पल हो गया कि किशमिश को पानी के अंदर डालने पर वह फूल जाती है, तो अंतः परासरण हुआ क्योंकि पानी किशमिश के अंदर प्रवेश किया। अब आती है आपका बाह्य परासरण। क्या होता है? तो वह क्रिया जिसमें जल या विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम झिल्ली में से होकर किसी पदार्थ या वस्तु से बाहर निकलते हैं, तो इस क्रिया को बाह्य परासरण कहते हैं। ठीक है, यदि हम फूली हुई किशमिश को पानी के अंदर डाल दें, नमक या शक्कर के गाढ़े विलयन में डाल दें, तो किशमिश के अंदर का जो द्रव हो जाएगा वो पतला हो जाएगा, अर्थात उसकी सांद्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और नमक या चीनी के विलयन की सांद्रता ज़्यादा हो जाएगी। तो किशमिश के अंदर से पानी निकल करके विलयन में आने लगेगा और किशमिश पुनः धीरे धीरे सिकुड़ जाएगी। ये आपका क्या हुआ? बाह्य परासरण। ठीक है, यानी परासरण आपका दो प्रकार का हुआ। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हम और उदाहरण आपसे देना चाहते हैं। देखिए, क्या होता है जब
अंडे के बाहरी छिलके को हटाकर उसे जल यानी शुद्ध जल और नमक या चीनी की विलयन में डालते हैं। ये आपका क्वेश्चन है बेटे कि क्या होता है जब हम किसी भी अंडे के बाहरी छिलके को हटाकर यदि हम उसे पहले शुद्ध पानी के अंदर रखते हैं और एक अंडे को हम नमक या चीनी के विलयन में रखते हैं, तो कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि जो अंडा पानी के अंदर रखा गया है उसका आयतन धीरे धीरे बढ़ने लगता है, ठीक है, और जो अंडा नमक के विलयन में रखा गया है उसका आयतन धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है, ठीक है। ये आपका अगर आपसे पूछा जाए कि परासरण की क्रिया को आप प्रयोग के द्वारा समझाइए, तो जैसा बच्चों ज्ञात है आपको कि यदि हम अंडे को HCl विलयन लेते हैं, हम HCl के अंदर डालेंगे, HCl के अंदर डालने से उसका जो बाहरी कवच है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो कवच बना होता है, उसे अपन आसानी से हटा सकते हैं, ठीक है। आसानी से हटाने के बाद फिर उसको हम पानी के अंदर रखते हैं और पानी के अंदर रखने के बाद 2 अंडे लेते हैं, एक अंडे को हम कहाँ रखते हैं, पानी के अंदर रखते हैं। चलिए हम यहाँ पर इसका चित्र बना करके आपको बताते हैं, ठीक है। यानी सबसे पहले हम अंडे को HCl के अंदर डालेंगे, ठीक है। ये हमने क्या लिया HCl, ठीक है। HCl के अंदर डालने से अंडे का जो बाहरी कवच है वो आपका हट जाएगा। तो इस वाली कंडीशन में हम अंडे को 2 जगह रखने का काम करेंगे। एक जगह हम इसको कहाँ रखेंगे, पानी के अंदर रखेंगे। देखो जो ऊपर का जो बाहरी आवरण था वो HCl के अंदर रखने से उसका बाहरी जो आवरण है वो कैसा हो गया, आपका गायब हो गया, ठीक है। हमने इसके अंदर क्या लिया था, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला तो इसका बाहरी कवच हट गया अंदर का। अब हमने इसको अंदर क्या डाला, पानी के अंदर डाला, ठीक है। और एक दूसरे पात्र के अंदर हमने अंडे को नमक के विलयन में रखा। कहाँ रखा भाई, नमक के विलयन में। तो आपको पता है कि जिस विलयन के अंदर पानी पानी होगा या विलायक विलायक होगा उसकी सांद्रता कैसी होगी भाई, कम होगी, और जिसके अंदर विलय मिला होगा उसकी सांद्रता कैसी होगी, आपकी ज्यादा, ठीक है। कुछ समय पश्चात हम दोनों को ही देखते हैं कि इसका जो अंडे का आकार है वो धीरे धीरे आकार इसका क्या होगा, बढ़ने लगेगा, और इसका जो आकार है वो धीरे धीरे क्या होगा, आकार कम होगा, आकार अधिक होगा, ठीक है। अर्थात अंडा फूलना, और यहां लिखेंगे हम सिकुड़, ठीक है बच्चों। तो हमने अंडे को क्या किया, HCl के घोल के अंदर रखा। जैसे HCl के अंदर से घोल रखा, अंडे का जो बाहरी कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का जो आवरण होता है वो क्या होता है, हट जाता है। इसके बाद हम इस अंडे को
पानी के अंदर रखते हैं और यहां पर हम इसको विलियन के अंदर रखते हैं। ठीक है, देखिए इसकी सांद्रता कैसी होगी, कम, और इसकी सांद्रता कैसी होगी, अधिक। ठीक है बच्चों, अंडे के चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट की परत हटाने के बाद जो झिल्ली बचती है वो झिल्ली आपका अर्धपारगम झिल्ली का काम करती है। ठीक है, तो इस तरीके से देखो यहाँ पर आपको देखने के लिए इंप्रूव मिल रहा है कि यहाँ पर सांद्रता कम है। ठीक है, तो पानी की अणु अंडे के अंदर यानी अंतःपराशरण की क्रिया के कारण धीरे धीरे प्रवेश करने लगेंगे। तो अंडे का आकार कैसा होगा, धीरे धीरे करके फूलने लगेगा। एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है कि अंडा फट भी सकता है। ठीक है, दूसरी सांद्रता अधिक है, यानी यहाँ पर विलियन है तो विलियन की सांद्रता अधिक है, और अंडे के अंदर की द्रव की सांद्रता कैसी है, कम, यानी अंडे के अंदर की जो सांद्रता है वो कैसी है आपकी, कम। ठीक है, तो यहां से पानी की अणु बाहर निकलना प्रारंभ कर देंगे, तो धीरे धीरे करके अंडा आपका सिकुड़ने लगेगा। यहां पर इसकी सांद्रता कैसी थी बच्चों, अधिक, और पानी की सांद्रता कैसी, तो यहां पर देखने को आपको मिल रहा है कि पराशरण आपकी कई एक एग्जाम्पल है जिनका उपयोग हम पराशरण की क्रिया के आधार पर करेंगे। ठीक है, इससे पहले अपन क्या करते हैं, पराशरण दाब की परिभाषा पढ़ते हैं, इसके बाद पराशरण दाब के आधार पर हम विलियनों को वर्गीकृत करेंगे। देखिए अब आपका आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर या यहाँ कह सकते हैं हम पराशरण दाब। ठीक है, तो पराशरण दाब जो होता है बच्चों, जब हमने यह आपको तो बताया था कि यदि हम इसके बीच अर्धपारगम झिल्ली को लगा दें और यहां भरेंगे हम जल और इधर लेंगे हम क्या, विलियन। क्या लेंगे हम, विलियन। ठीक है, तो देखो विलियन की जो विलियन के अंदर क्या होता है बच्चों, विलेय और विलायक दोनों के अणु रहते हैं, और जल के अंदर केवल और केवल क्या रहता है आपका, जल के अणु रहते हैं। क्या रहते हैं आपके, जल के अणु रहते हैं, इस तरीके से। अब यहां पर आपको विलियन भी है। ठीक है, जैसे ही पराशरण की क्रिया होगी तो जल के अणु आपका यहां से यहां जाएंगे। देखो यहां कम सांद्रता है और यहां अधिक सांद्रता है। ठीक है, और ये आपकी क्या लगेगी, आपकी अर्धपारगामी झिल्ली, अर्धपारगामी झिल्ली। ठीक है, अब यहां हम क्या कह रहे हैं कि यहां से जल के अणु इधर जाएंगे तो ये क्रिया आपकी पराशरण होगी। ठीक है, जैसे ही इधर जाएंगे तो इसका आयतन धीरे धीरे करके क्या होगा आपका, बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो विलेय के मॉलिक्यूल्स हैं, जो विलेय के अणु हैं, वो इस झिल्ली पर या पात्र की दीवारों पर थोड़ा थोड़ा सा क्या डालेंगे, प्रेशर डालेंगे, क्योंकि आयतन बढ़ेगा तो प्रेशर डालेंगे। उसी को हम क्या कहेंगे, पराशरण दाब कहते हैं। ठीक है, ठीक है, या हम क्या कह सकते हैं, यदि हम यहाँ पर पिस्टन लगा दें, यहां पर क्या लगा दें हम, पिस्टन लगा दें, देखो इस तरीके से, और पिस्टन द्वारा हम क्या डालेंगे, दाब डालेंगे। जैसे ही हम पिस्टन द्वारा दाब डालेंगे तो ये जो जल के अणु है वो आना क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, यानी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर ये जाना कैसे हो जाएंगे आपके, बंद। और जितने अणु यहां पर आए वो धीरे धीरे करके वापस यही होना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, और एक स्थिति ऐसी आई कि जल के अणु यहां से यहां तक जाना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो हमने वो दाब डाला, उसके कारण विलायक के अणु
इधर विलयन में जाना क्या हो गए, बंद हो गए। तो उस दाब को ही क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। क्या कहते हैं हम, परासरण दाब कहते हैं। तो वह द्रव स्थैतिक दाब यहां परासरण दाब की परिभाषा लिखी है। ठीक है, जैसे हमने दाब डाला, विलायक के अणु विलयन में जाना क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो जो हमने दाब डाला उसको हम क्या कहेंगे, परासरण दाब कहते हैं। वह द्रव स्थैतिक दाब जो जल या विलायक के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर वह द्रव स्थैतिक दाब जो जल या विलायक के अणु को अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता यानी विलयन की ओर जाने से रोकता है, ठीक है। वह द्रव स्थैतिक दाब जो जल या विलायक के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर कम सांद्रता, कम माने पानी से, अधिक सांद्रता मतलब विलयन की ओर जाने से रोकता है, उसको हम उसे परासरण दाब कहते हैं। इसे पाई से प्रदर्शित, ठीक है बच्चों। यानी वह द्रव स्थैतिक दाब जो जल या विलायक के अणुओं को कम सांद्रता मतलब जल से, अधिक सांद्रता मतलब विलयन की ओर जाने से रोकता है, उसको ही हम क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। और परासरण दाब को हम पाई से प्रदर्शित करते हैं। परासरण दाब के आधार पर देखिए, परासरण दाब के आधार पर विलयनों को दो वर्गों, तीन वर्गों में, तीन वर्गों में बांटते हैं। नंबर 1 समपरासरी, नंबर 2 अल्पपरासरी और नंबर 3 अतिपरासरी। ठीक है बच्चों, समपरासरी को हम आइसोटोनिक कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अल्पपरासरी को अपन हाइपोटोनिक, और इसको कहते हैं हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो इस तरीके से परासरण दाब के आधार पर हम विलयनों को तीन वर्गों में बांट सकते हैं, समपरासरी विलयन, अल्पपरासरी विलयन और अतिपरासरी। ठीक है बच्चों, ओके, समझ लीजिए, अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद।